नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? क्या वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट के एयर क्रैश में शहीद हुए? 80 साल से ज्यादा हो गए हैं वारदात को, लेकिन ये डिबेट, ये जो संवाद है, ये ज्यों का त्यों वैसे का तैसा ताजा है। देखिए साहब, ये बड़ी मोटी भारी भरकम किताब है जिसका साइज देख के कई लोग इंटिमिडेट हो जाएं। अंग्रेज क्यों गए, ये सवाल तो अंग्रेजों को करना चाहिए ना। नेताजी को गाड़ने की कई लोगों ने कोशिश करी है, टॉप एशलॉन्स ने कोशिश करी है कि दफना दो इसको, इस फौज को नामो निशान मिटा दो, कहीं आने ना दो। 18 फरवरी 1946 को अंग्रेजों ने लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जहाज एरोप्लेन में डाल के भेजा। वो अपने चहेते जो छोड़ के जा रहे थे। क्यों अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला कि नेहरू ही बनेगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तो एक वोट भी नहीं, वो पटेल को बनाना चाहते थे। क्यों नेहरू सरकार ने लगातार नामो निशान मिटाने की कोशिश की नेताजी की, ये षड्यंत्र फैलाया। नेताजी का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, ट्रेट है कि वो बहुत दूर के सोचते और प्लान्स बना के रखते थे। 1, 2, 3 नंबर प्लान बना के रखते थे, कंटिजेंसी प्लान। एक फेल हो जाए दूसरा है, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा है, प्लान बी, प्लान सी तक जाते थे वो। मुझे नहीं मालूम सुभाष बोस कैसे निकले जहाज में से, जहाज में आग लगी थी। बाद में उसके 2-4 महीने बाद जब अंग्रेजों ने इंटरोगेशन की, तब बोलता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो रास्ता बंद हो जाता, तो नेताजी जो है वो मैंने उनको बोला कि आप कूद जाओ, आग लगी हुई है वहां से, यही रास्ता निकलने का। इंडियन कम्युनिटी को बता दो, अच्छे से इन्फॉर्म कर दो कि सुभाष चंद्र बोस आज कल मतलब 17 तारीख शाम को 5 बजे प्लेन में चढ़ के टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं और वो 2-3 दिन में साइगन वापस आ जाएंगे। नेताजी को जो बोला जाता है, नेताजी की कोई डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, डेड बॉडी की फोटोकॉपी अवेलेबल नहीं है, तो आप साबित कैसे करोगे आदमी मर गया? डेथ सर्टिफिकेट किसी और के नाम। वो ऐसे बोलते हैं प्लेन क्रैश के बारे में जैसे कि वहां पे जब प्लेन क्रैश हुआ था तो ये आईफोन से रिकॉर्डिंग करने गया था वहां पे। पॉसिबिलिटीज कई सारे हैं, बट हमें वेट करना पड़ेगा कि इसका कोरोबोरेटिंग एविडेंस जो मिलिट्री इंटेलिजेंस फाइल से मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? क्या वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट के एयर क्रैश में शहीद हुए? क्या वो रूस निकल गए? रूस में उनका क्या हुआ? आज तक ये पहेलियां हम लोग नहीं बूझ पाए। 80 साल से ज्यादा हो गए हैं वारदात को, लेकिन ये डिबेट, ये जो संवाद है, ये ज्यों का त्यों वैसे का तैसा ताजा है। वो जख्म वैसे ही हरे हैं और हर आए दिन कहीं ना कहीं ये जख्म कोई कुरेद देता। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 2 बड़े अच्छे रिसर्चर, बड़े मेहनती रिसर्चर अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष, इन लोगों ने अपनी एक नई किताब निकाली है, बोस डिसेप्शन डीक्लासिफाइड। ठीक है, और ये कोई 400 पन्ने की, देखिए साहब, ये बड़ी मोटी भारी भरकम किताब है जिसका साइज देख के कई लोग इंटिमिडेट हो जाएं। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो तमाम फाइलें जो डीक्लासिफाई हुई हैं, जो 304 फाइलें तो जो मोदी सरकार के आने के बाद डीक्लासिफाई हुई थी, 200 फाइलें जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की थी, 58 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई थी और 37 फाइलें जो हैं वो आपकी होम मिनिस्ट्री की थी, जिसके अलावा कोई 1500 और भी फाइलें कहाँ की, जो इसमें जब भी इंक्वायरी कमीशन बैठी है हमारी, शाहनवाज या वो, उनको जो फाइलें दी गई थी, वो सब इन दोनों हमारे रिसर्चर्स ने स्टडी करी हैं। और अब ये जो है ये किताब बोस डिसेप्शन, इसमें इन्होंने कोई नई पहलू और कई नए आयामों के ऊपर रोशनी डाली है। खासकर जो इस मामले के जानकार हैं वो भी आपको बता देंगे कि इनमें साहब कुछ नए तथ्य हैं। ठीक है साहब, अब सबसे अच्छी किताब जो बात मेरे को इस पुस्तक के बारे में लगी, बोस डिसेप्शन, 400 पन्ने की मैग्नम ओपस, कि अगर आप फाइलें पढ़ें तो साहब वो निहायत बोरिंग, नीरस और ब्लैंड सी होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उन फाइलों का निचोड़ निकाल कर
एक बहुत ही ग्रिपिंग नैरेटिव बनाया है, वो काबिल तारीफ है। मैं आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप जरूर ये किताब लें, इसको जरूर पढ़ें। आप शुरू करने के बाद एक बार शुरू हो जाएं, आप इसको पुट डाउन नहीं कर सकेंगे। इट इज अनपुट डाउनेबल, आई वुड गो टू दैट एक्सटेंट। वही कहानी है, वही दास्तान है, वही जख्म है, बट उन पे एक नया नजरिया जो कि बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मैं भी नेताजी के एक भक्त, नेताजी का अंधभक्त हूं साहब। मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज कहने में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस हु एवर लिव्ड। साहब, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कल्याण डे हमारे एक बड़े अच्छे रिसर्चर, अफसोस कि आज हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। वो लंदन में गए थे, ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव में 6 महीने लगाए थे उन्होंने। देखिए साहब, अंग्रेज क्यों गए, ये सवाल तो अंग्रेजों को करना चाहिए ना। आप बिपिन चंद्र पाल जो कोर्ट हिस्टोरियन है, जो कि हेगियोग्राफर हैं एक खानदान के, वो तो इसका जवाब नहीं दे सकते ना। जवाब अगर उनको भी देना था, ही शुड ब्लडी वेल हैव कंसल्टेड द ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। वो तो 77 में डीक्लासिफाई हुई। इनकी किताब तो बहुत पहले लिख चुके थे। ये 620-30 पन्नों की किताब है साहब। कितने हैं पन्ने नेताजी और आजाद हिंद फौज के बारे में? 1.5। ये है प्रॉब्लम साहब। नेताजी को गाड़ने की कई लोगों ने कोशिश करी है, टॉप एशलॉन्स ने कोशिश करी है कि दफना दो इसको, इस फौज को नामो निशान मिटा दो, कहीं आने ना दो। और ये नैरेटिव चलना चाहिए कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। साहब, हमने तो जो है साहब उपवास करके चरखे काट के आजादी ली है साहब, भीख के कटोरे में डाली गई है। ये बकवास है। मैं बड़े संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, आप पढ़िए ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। हमने जो मेरी पुस्तक है, बोस और गांधी हु मेड इंडिया फ्री, किसने आजादी दी भारत को, मैंने जो फील्ड मार्शल ऑकिनले, जो कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे, 1945 में जब INA ट्रायल्स हुई तो देश में जैसे बवाल, बम फट गया था साहब। कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, कराची में, लाहौर में ऐसी भीषण रॉयट शुरू हुई थी कि पहली बार भारत के इतिहास में पुलिस ने फायर खोला और भीड़ रुकी नहीं। इतना मतलब इन्फ्लेम हो चुके थे लोग, ठीक है साहब। और उस वक्त अंग्रेजों के छक्के छूट गए। 6 साल से वो वर्ल्ड वॉर II लड़ रहे थे, वो थक चुके थे। जर्मनी और जापान ने मिलकर अंग्रेजों का सारा ब्लड और ट्रेजर खींच लिया था, सींच लिया था। लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई थी अंग्रेजों के अंदर, थक के हार चुके थे साहब बिल्कुल। ऐसे स्टेज में जब उनको बोला गया सरकार ने कि एक मिलिट्री एप्रिसिएशन करो, मतलब एनालिसिस करो कि अगर विद्रोह हुआ भारत की सेनाओं में तो क्या होगा, तो उन्होंने साहब उस वक्त दिसंबर 1945 में ये रिपोर्ट बनाई कि साहब मेरे अंदेशे से फरवरी मार्च तक जो छोटा विद्रोह है वो हो जाएगा और जून 1946 तक भारी भरकम विद्रोह हो जाएगा। 2.5 मिलियन, 25 लाख की भारतीय सेना है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो जर्मनों को, जापानियों को, इटालियन सबको हरा चुकी है, कॉम्बैट हार्डन्ड, अपनी लीडरशिप है। 20,000 इंडियन ऑफिसर्स हैं, जिनमें सीनियर मोस्ट ब्रिगेडियर करियप्पा ब्रिगेडियर था। अगर साहब इन्होंने बगावत करी, मेरे पास 40,000 गोरे हैं। उसने कहा कि साहब अगर आप बचाना चाहते हैं ब्रितानवी जो कॉलोनी ऑफ इंडिया, द क्राउन इन द ज्वेल इन द क्राउन, यू सी, तो मेरे को 5 से 6 ब्रिटिश डिविजन चाहिए। अंग्रेज सरकार ने बोला है ही नहीं साहब, हमने तो सब डिमोबिलाइज कर दी, लोग थक गए लड़ के, नहीं लड़ना चाहते अब वो। तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साहब आपको आजादी मिली है तो केवल और केवल बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से। कैसे, मैं बताता हूं। फरवरी 1946 में पहले तो लंदन मान नहीं रहा था, कह रहा था तुम्हारी पतलून खिसक गई है बुड्ढे जर्नैलों की, ठीक है। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो गया साहब। 80 जहाजों में से 79
उन्होंने यूनियन जैक उतारा, तिरंगा चढ़ाया, अपनी तोपें अंग्रेज अफसरों के ऑफिसर मेस की तरफ कर दी और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लिए जय हिंद के नारे निकालते उन्होंने जुलूस निकाले। जबलपुर के अंदर, जो कि मेरा घर है, वहां पे साहब ईएमई और सिग्नल यूनिट्स आर्मी के भी विद्रोह हो गया और अंग्रेजों की तो साहब असली में पतलून खिसक गई। उसी दिन 18 फरवरी 1946 को अंग्रेजों ने लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, को जहाज एरोप्लेन में डाल के भेजा कि जाके ट्रांसफर ऑफ पावर नेगोशिएशन शुरू करो। सो एवरीबडी नोज अब एम्पेरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट। प्लीज रीड, अगर आंखें हैं आलू नहीं है तो जरा पढ़ लीजिए ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। आपको यथार्थ और सच अब कोई नहीं छुपा सकता, कोई कोर्ट हिस्टोरियन, कोई चाटुकार अब इसको छुपा नहीं सकता, मिथ्या नहीं कर सकता। कोशिश फिर भी अभी भी जारी है, लेकिन कोशिश जारी है साहब, इसके बावजूद कोशिश जारी है। मैं कह रहा हूं साहब कि आजादी दिलाई नेताजी ने और आजाद हिंद फौज ने, बट ट्रांसफर ऑफ पावर किसको हुआ? नेहरू, ब्राउन साहिब्स को, ब्राउन साहिब्स, एंग्लोफिल्स, कोलैबोरेटर्स ऑफ द राज, माफ कीजिए, आई विल गो टू दैट एक्सटेंट, कोलैबोरेटर्स ऑफ द राज। और अच्छी सांठगांठ रही ब्रिटिश एम्पायर जो जा रही थी और जो वो अपने चहेते जो छोड़ के जा रहे थे। क्यों अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला कि नेहरू ही बनेगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तो एक वोट भी नहीं, वो पटेल को बनाना चाहते थे, लेकिन साहब इनको बनाया गया अंग्रेजों की इंसिस्टेंस पे। और तभी साहब हमको समझ आता है इस किताब का मेन तथ्य, क्यों नेहरू सरकार ने लगातार नामो निशान मिटाने की कोशिश की नेताजी की, ये षड्यंत्र फैलाया कि वो तो मर गए साहब, नेताजी तो शहीद हो गए, वो तो एयर क्रैश में खलास हो गए, कोई सवाल नहीं उनके वापस आने का। और आज़ाद हिंद फौज, आप सब जानते हैं, उनकी पेंशन रोक दी गई, उन्हें फौज में वापस नहीं लिया गया, उन्हें भूखों मरने छोड़ा गया, उन्हें गद्दार करार किया गया। तो ये किसकी सरकार थी साहब? देखिए साहब, ये जख्म ये अभी भी भरे नहीं, वो कभी भरेगा नहीं सर, और ना भर सकता, कभी नहीं भर जब सकता तक कि हम सत्य पे ना पहुंच जाएं। और इसीलिए मैं बहुत आभारी हूं, खासकर इन दो मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, कि कितने सालों की कड़ी मेहनत इनकी लगी हुई है, किताब पे किताब ये रिसर्च करते आए हैं। और ये जो बुक आई है जिस पे आज मैं बात करना चाहता हूं, डिस्कशन करना चाहता हूं, और अब ये ज़्यादा बातें करेंगे और मैं कम, कि ये कुछ नए तथ्य ला रहे हैं, अब कुछ उम्मीद की किरणें जग रही हैं। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द टनल, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द टनल। तो इसलिए आइए जरा शुरू करें। चंद्रचूड़ और अनुज, पेज 33 में आपकी किताब में आपने कहा है कि साहब लेट स्टार्ट फ्रॉम द नोन। व्हाट आर द नोन्स? वो कौन से तथ्य हैं जहां सब कोई एकजुट हैं, सब कोई मानते हैं हाँ साहब ये हुआ? और वो तथ्य है, अगर हम नेताजी की डिसअपियरेंस की बात करें तो कहानी साहब 17 अगस्त को आप बोलते हैं कि जो सारे तथ्य हैं वो कहते हैं कि साइगॉन, मित्सुबिशी बॉम्बर, काम्पेताई का कन्वर्टेड टू ट्रांसफरिंग ऑफ द एजेंट्स टू ट्रांसपोर्ट, वो एजेंट्स को पैराशूट किया करता था बिहाइंड एनिमी लाइंस, कि मतलब ज़्यादातर उसका हथियार वगैरह उतार के उसमें एजेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। काम्पेताई का ये जहाज़, ये फील्ड मार्शल काउंट तिरुची और उनके जो स्टाफ है उन्होंने लाया, नेताजी उसमें बैठे, जनरल शेदई उसमें बैठे और हबीबुर रहमान कर्नल उसमें बैठे, बाकी सारे जापानीज वगैरह हैं, और वो 17 को साइगॉन से उड़ता है। ज़रा कहानी वहाँ से शुरू करिए जहाँ सब लोग एक ही पेज पे हैं। सर, एक दो चीज़ें मैं जस्ट बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें ये मौका देने के लिए। आपसे बात करना हमेशा एक बहुत बड़ा प्लेजर है हमारे लिए, और वी हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय यू।
तो वो तो बहुत खुशी का मौका है ये, इकट्ठे काम किए थे साथ में। इतने सारे, हाँ, इतने और ये इतने सालों से माहौल चेंज करने में सबका पूरा यू हैव लेड द वे टू द चेंज। So now let's get back to मेन पर्पस। 17th August 1945. ऐसा है कि 1945 के शुरुआती टाइम से ही नेताजी को दो तीन चीजें बहुत साफ हो गया था। एक है कि एक्सिस पावर्स जो थे वो हार रहे हैं जंग, इटली ने सरेंडर कर दिया है, जर्मनी हार चुके हैं, हिटलर की मौत हो गई है, मुसोलिनी की मौत हो गई है, अब पैसिफिक में जो वॉर चल रहा है वो भी जापान हार रहे हैं, तो ये सबको दिख रहा था। तो अब सवाल ये था उनके सामने कि हिंदुस्तान की आज़ादी अभी तक तो मिली नहीं है, ये जंग जो हमने शुरू किया है उसको जारी रखना है, आगे ले जाना है। तो उनका आइडिया था कि नया एक फ्रंट खोलना है, अगर यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, वी नीड अ न्यू फ्रंट। वो कैसे किया जा सकता है, इस सोच को लेकर उन्होंने 1944 से लेकर एक्चुअली ये कोशिश शुरू कर दिया था कि सोवियत यूनियन के साथ एक 1944 से 1944 के एंड से उन्होंने ये कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दिया था। तो 1944 के एंड में लास्ट टाइम वो गए टोक्यो में, जब गए तो उनका चिट्ठी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, वहाँ पे जो सोवियत एम्बेसडर थे याकूब मालिक, तो उनके पास जाके ये चिट्ठी, जब आईएनए का जो चीफ थे उस टाइम पे मोहम्मद जमान कियानी, तो वो जाके वो चिट्ठी डिलीवर करके आए। उन्होंने अपने किताब में बहुत मज़ेदार तरीके से लिखा है, नैरेट किया है कि कैसे वो चिट्ठी दिया, वो उनको घुसने नहीं दिया गया था, तो वो चिट्ठी अंदर फेंक के आ गए से। तो वो चिट्ठी याकूब मालिक को मिला, बाद में वो चिट्ठी मिला रशियन आर्काइव से, मतलब याकूब मालिक ने वो चिट्ठी मॉस्को भेजा था। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू हो गया था 1944 के एंड से, क्योंकि नेताजी को ये पता था कि अगर कोई इसके बाद, जापान के बाद भारत का शुभचिंतक कोई है, कोई मदद कर सकता है, वो सोवियत यूनियन है। तो उनका कोशिश था कि जापान और सोवियत यूनियन को जो लड़ाई होने जा रहा था, जो दुश्मनी है दोनों देश का, वो इंटरमीडिएट करके उनको भी खत्म कर दे, दोनों को आपसी एक समझौता के टेबल पे ले आए और दोनों ही भारत को मदद करें। पर वो हो नहीं पाया क्योंकि जापान राजी नहीं था। बट उन्होंने अपने तरीके से पूरा अप्रोच किया और उनको पूरी तरह से मदद किया। यहाँ साउथ आर्मी का जो चीफ थे, जापानी सादर्न आर्मी का जो चीफ थे, काउंट फील्ड मार्शल तेराउची। तो ये प्लान बन गया था कि अगर जाना है तो रशिया जाना है, पर कैसे जाना है, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो नेताजी का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, ट्रेट है, कि वो बहुत दूर के सोचते थे और प्लान्स बना के रखते थे। 1, 2, 3 नंबर प्लान बना के रखते थे, कंटिजेंसी प्लान। एक फेल हो जाए दूसरा है, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा है, प्लान बी, प्लान सी तक जाते थे वो। तो वो जब भारत छोड़ के चले गए थे 41 को, तो तब भी यही देखने को मिला था। वो प्लानिंग शुरू कर दिए थे 1939 से, तो 1.5 साल प्लानिंग के बाद जाके ये हो पाया था। यहाँ भी ऐसे ही चल रहा था। तो प्लानिंग शुरू हो गया था। हमें डॉक्यूमेंट से देखने को मिल रहा है कि तेराउची के हेडक्वार्टर से सारे टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, हिकारी किकन के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नेताजी आईएनए जब रिट्रीट कर रहे हैं बर्मा फ्रंट से 1945 में, तो वो जाके नेताजी से फ्रीक्वेंट मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। और ये हमें बिट्स एंड पीसेस में साइंस मिल रहा है कि रशिया के बारे में बात हो रही है। तो 1945 17 अगस्त साइगन जब नेताजी पहुंचे, उससे एक हफ्ता पहले उनको ये खबर पहुंचा दिया गया था जापानी सरकार की तरफ से कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं। तो नेताजी उस टाइम पे सेरेम्बन करके एक जगह है कुआलालंपुर के पास, तो वहाँ पे थे अपने सोल्जर्स के साथ, कैबिनेट के साथ। तो वहाँ पे पता चला तो वो तुरंत नेक्स्ट डे सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में आके पूरा अपने सरकार में जितने सारे टॉप लेवल ऑफिशियल से सबको बुलाया, कंसल्टेशन किया, क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, सबकी बातें सुनी, पर किसी को अपने मन की बात नहीं बताया। तो एक एक जना को एक एक चीजें बताई, तो लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया। वो भी पैटर्न था। फिर पहुंचे बैंकॉक में आके सारे हिकारी किकन के टॉप ऑफिशियल जो थे उनके साथ कंसल्टेशन हुआ। नेक्स्ट डे पहुंचे साइगन इसलिए कि साइगन के पास दालात करके जो जगह है वहां पे फील्ड मार्शल तेराउची का हेडक्वार्टर्स, सदर्न आर्मी का हेडक्वार्टर्स। तो तेराउची के जो स्टाफ ऑफिसर थे, स्टाफ ऑफिसर टाडा, वो मेन कांटेक्ट पॉइंट थे। और इधर से जनरल इसोदा,
जो हिकारी किकन के हेड थे, ये दोनों जापानीज कैरेक्टर जो थे, ये नेताजी के राइट हैंड, ऑलमोस्ट एज राइट हैंड मैन, इनको पूरी तरह से मदद कर रहे थे प्लानिंग में, कर्नल टाडा, लेफ्टिनेंट जनरल इसोदा। तो ये दोनों प्लान किया, पूरा प्लान हैच हुआ, एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये सब उस टाइम पे तय हुआ, क्योंकि एक प्लान ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, पर उसको फाइनलाइज करने में, टच लास्ट पॉइंट्स देने में, फाइन ट्यून करने में लास्ट दिन वो हो जाता है। दैट इज व्हेन वी नो, जहां पे ये स्टोरी खत्म हो रहा है कि सबके कॉन्सेंसस एक चीज पे है, नेताजी हैज रीच्ड साइगन विथ हिज कोर टीम ऑफ 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड विथ हबीब, और हबीब को सिलेक्ट करके बाकी लोगों को पीछे छोड़ के प्लेन में बैठते हैं और निकल जाते हैं। So he takes off and this very epic second journey starts. In fact, the third journey, because one is the escape from India 41, 43 the submarine escape, and now the third journey starts. Next day he goes to Da Nang. Da Nang पे कुछ controversy शुरू होती है। सेम डे एक्चुअली, उसी दिन रात को पहुंचे, सेम रात को पहुंच गए, स्टॉप ओवर था 17th। ये सारे वियतनाम में, दानांग जिसका पुराना नाम है तुरेन, तो वहां पे स्टॉप ओवर करते हैं, रात हो गया है तो स्टॉप ओवर करते हैं, एंड तो वहां पे लैंड करते हैं, तो सबसे बड़ा जो होटल है, फेमस होटल है, वहां पे जाके ठहरते हैं। पर इतने सारे तो लोग हैं, 12-13 लोग हैं प्लेन में। बाद में जो उन्होंने रिकाउंट किया, एक जना की बात दूसरे जना से नहीं मिलता है। कोई बोल रहा है हम यहाँ जाके ठहरे थे, कोई बोलता है हम रात को वहां गुजारे थे, कोई बोल रहा है सामान जो हमारे साथ था वो होटल पे लाया गया था, दूसरा जना बोल रहा है तो नहीं वो तो सारे एयरड्रोम में ही था। कौन किसके साथ बैठ के खाना खाया, कौन किससे मिला, कौन किसके रूम में था, डिस्क्रिपेंसी शुरू हो जाती है। उसको डिस्क्रिपेंसी नहीं बोलेंगे सर, उस पर कोई कॉमन थ्रेड ही नहीं है। बस कॉमन थ्रेड ये है कि हम दानांग में रुके थे रात को, और अगले दिन सुबह रिफ्यूलिंग वगैरह ये सब होने के बाद वो ताइवान जाते हैं। तो ताइवान जाते वक्त उनको पता चलता है, ये स्टोरी दिया गया था जो प्लेन क्रैश, एलिज्ड प्लेन क्रैश सर्वाइवर्स, उन्होंने ये स्टोरी दिया गया था कि उनको तब पता चलता है कि रशियन आर्मी घुस रहे हैं मंचूरिया से। तो अपरेंटली तब नेताजी और शिदे के बीच में कंसल्टेशन होता है। शिदे बोलता है मैं आपको मंचूरिया ले जाऊंगा और सोवियत टेरिटरी में ले जाके छोड़ दूंगा। इसके बाद प्लेन लैंड होता है ताइपे में अपरेंटली, और फिर एलिजिडली वही प्लान जब टेक ऑफ होता है वो क्रैश हो जाता है। अनुज, यहां तक तो कुछ समन्वय है, इसके बाद की कहानी में सारी कॉन्ट्रडिक्शंस ही कॉन्ट्रडिक्शंस है। खासकर जो एयर क्रैश की थ्योरी है, जिसको कि हमारी कांग्रेस सरकार तत्कालीन उसने पॉइंट ऑफ फेथ बना के रखा था कि साहब क्रैश हुआ है, मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, और आज तक वो इंसिस्ट करे जा रहे हैं कि साहब वैसा ही, उनके सपोर्टर भी यही बोल रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। क्या लूप होल्स हैं? जस्ट तो आम जनता को लूप होल बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन उसमें बताने का मोटा मोटा 2 पॉइंट काफी है समझाने के लिए। पहली बात तो ये कि कोई अगर आपकी आंखों के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने, आंखों के सामने कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे मैं जब बच्चा था छोटा, मैंने जिंदगी में पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी। एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ मैं रहता था वहाँ पे, और एक ट्रक के नीचे कोई आके मर गया। मैं आपको आज के दिन में वहाँ जाकर के बता सकता हूँ कि कौन सी जगह थी और कौन वो ट्रक था, बस नहीं थी, और सड़क का राइट था कि लेफ्ट था। और मैं तो कोई मिलिट्री का आदमी नहीं हूँ, मैं तो बच्चा स्टूडेंट स्कूल में था। वहाँ पे कहानी घटाती हो रही है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भाग ले चुके फौजी हैं जापान के, और एक हबीबुर रहमान भारत का, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी से, वहाँ कैप्टन बना, उसके बाद में सुभाष बोस का एडीसी वो थे। ये लोग जिन्होंने लड़ाई जंग देखी है, और उसके बाद में आने वाले समय में ये लोग ऊंची ऊंची पोजीशंस में गए हैं। जापानियों ने, जबकि उनकी कंट्री पे इतना पहाड़ टूट पड़ा था 45 के बाद, उसके बावजूद तो बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर बने हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया देखी है, समझदार लोग हैं, उनका ये कहना था मोटा मोटा कि हमारी आंखों के सामने एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, या हमने देखा उसको होते, या उस प्लेन क्रैश में हम भी इन्वॉल्व थे। और उस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस, जो एक वीआईपी, बहुत बड़ा आज़ाद भारत सरकार का लीडर थे, एक दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं, जापानी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और एक हबीब तो उनके एडीसी थे, वो उनके सामने जिंदा जल के मर गए। और जिंदा जलने मरने का जो प्रोसेस ये था कि कपड़ों में आग लग गई, और हबीब का स्टेटमेंट था कि मैंने ही अपने हाथ से उनके कपड़े फाड़े, उनको नंगा कर दिया, नंगा करके उनको हॉस्पिटल ले जाया गया।
अब ऐसा भयानक दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने घटित होगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मोटा मोटा क्या हुआ है। छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। कोई मैं आपसे पूछे कि भाई कपड़े का रंग काला था कि पीला था, चलो छोटी छोटी बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये मोटा मोटा स्टोरी में आप कभी चेंज नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप इन लोगों की जो बाद में इनकी इंटरोगेशन हुई हैं या इंटेलिजेंस के द्वारा, या फिर उन्होंने कमीशन कमेटी में आके जो गवाहियाँ दी हैं, या उन्होंने लोगों को बताया, उसको अगर आप देखेंगे तो कोई सिर पैर किसी का नहीं मिला। जैसे हबीब रहमान का प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी मुंह खोला कभी ऐसी बात बोलता था जो पहले उसने कभी नहीं बोली है। अब उसकी पहले इंटरोगेशन जो हुई अमेरिकन यूएस आर्मी ने की थी, उसकी कि अमेरिकन ने सुभाष बोस की रेस्ट की इंक्वायरी स्टार्ट करी है। तो इसने वहाँ उनको अमेरिकन को बोला कि जब प्लेन क्रैश हुआ, मुझे नहीं मालूम सुभाष बोस कैसे निकले जहाज में से, जहाज में आग लग गई थी। बाद में उसके 2-4 महीने बाद जब अंग्रेजों ने इंटरोगेशन की तो बोलता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो रास्ता बंद हो गया था, तो नेताजी जो है वो मैंने उनको बोला कि आप कूद जाओ, आग लगी हुई है वहाँ से, यही रास्ता है निकलने का। जब वो कूदे हैं तो उनमें कपड़े में आग लग गई, मैंने बुझाने की कोशिश करी। अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि एक और जापानी भाई जो जहाज में था, ताकाहाशी, उसने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हबीब ने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने उनको कपड़ों में आग लग गई थी, मैंने उनको बोला कि आप ऐसे ज़मीन पर लोटो जाके, और ऐसे सुभाष बोस ने अपने कपड़ों में आग बुझाई, और मैंने, वो अपने आप को बता रहा कि मैं था। अब एक और आदमी नाकामुरा नाम का आदमी था जो जहाज में कि प्लेन क्रैश के जहाज के अंदर नहीं था, और उस मायने में उसकी एविडेंस मेकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो प्लेन क्रैश में इन्वॉल्व हैं उनको थोड़ा ट्रॉमा हुआ होगा, थोड़ा सदमा लगता है कि आप जहाज में हो, जहाज गिर जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग घूम जाता है। लेकिन ये भाई तो बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी इंचार्ज टाइप था, ये एरोड्रोम ऑफिसर था वो। तो उसने कहा कि उसने गवाही में बोला कि जैसे ही वो प्लेन क्रैश होता है, हमने फटाक से हमने जीपे लेकर के हम लोग गए, और वो प्लेन नहीं गिरा हुआ था रनवे के साथ में, और उस रनवे उसमें से के करके लोग सारे हमने निकाले। तो उसने ये बात ही नहीं बोली कि हबीब रहमान ने बचाया, तो वो कहता हमने निकाला करके। तो मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें आप समझ सकते हो, यहाँ मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, बहुत सारे हैं उसमें। और उसमें आगे चल करके मैं आगे मत आगो सीधा सपाट मता मुझे किसी, अब आप कल को कोई बोलेगा नहीं आप तो ये कह रहे हैं लेकिन वो फना इतिहासकार तो कुछ और बोल रहा है, अब उसको मारो गोली। 1997 के अंदर कोर्ट में केस हुआ था, और कोर्ट में केस किसी ने कर दिया कलकत्ता में जा करके। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी जो कलकत्ता चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वहाँ पे प्रभाशंकर मिश्रा ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट के वकील से पूछा कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इसमें केस में, नेताजी की डेथ को लेकर के। तो गवर्नमेंट के वकील ने कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड पे माना कि ये प्लेन क्रैश की थ्योरी में दुनिया जहान भर के कंट्रडिक्शन निकल करके आ रहे हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि इसमें कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये थ्योरी ठीक नहीं है, आप इसकी इंक्वायरी अफ्रेश करवाओ। पहले आपने करवाई होगी वो शाहनवाज कमेटी, खोसक कमीशन, उसका लगता है रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप उसकी इंक्वायरी करवाइए। तो इसके कोर्ट के आदेशानुसार 1999 में मुखर्जी कमीशन एक बैठता है, जिसने 1999 और 2005 तक काम किया। अब कमीशन के सामने क्या होता है, कमीशन की जो इंक्वायरी होती है उसमें अलग अलग पार्टीज होती हैं, जैसे नेताजी का परिवार एक पार्टी है, या कोई रिसर्चर एक पार्टी है। ज़्यादातर लोग अपने वकीलों को खड़ा करते हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने आपको वकालत की लांग, तो कम से कम भारत सरकार का वकील था उनके सामने, मुझे मालूम है, मैं उनको जानता था। उनके साथ बैठ के मैंने विज्ञान भवन में कितनी बार चाहे थी कि मुखर्जी कमीशन का ऑफिस यहाँ दिल्ली में विज्ञान भवन में था, और कलकत्ता में मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट में था। तो मैं दोनों जगह जाता था, मैं पत्रकार था, तो मेरे को उसकी डायरेक्ट नॉलेज है। मुझे जानते थे, अभी उनकी डेथ भी कुछ साल पहले हुई है। तो एनी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सरकारी वकील है उसने ऑन रिकॉर्ड पे यही एडमिट किया है कि देवर डिस्क्रिपेंसी, सो मैनी डिस्क्रिपेंसीज थी कि कंट्रडिक्शन है। इनफैक्ट उसने बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो सरकार का भी बड़ा अजीबोगरीब रवैया है कि कमीशन और कमेटी, कमीशन के सामने और कोर्ट के सामने जहां इनके वो पेच टाइट कर देते हैं लोग, सरकार, कोर्ट, कमीशन, मतलब लीगल, तो ये सच बोल देते हैं, और जहां पे इनको वो पेच खोल दिया तो मीडिया में और पार्लियामेंट में जाकर ये झूठ बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे ही होता है तो वो कहानी बदल जाता है। इस चक्कर में एक मजेदार कहानी आपको सुनाता हूँ, छोटा सा कहानी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ याद रखना है सही तरीके से, पढ़ने के बाद उसको लिख लो, तो लिखने से आपका वो मेमोरी में एच हो जाएगा। तो हबीबुर रहमान ने वो किया था। 22 तारीख को, मतलब प्लेन क्रैश के 4 दिन बाद हॉस्पिटल में बैठ के पूरा अपना बयान उसने लिखा था, हैंड रिटन नोट। उसके बाद भी ही केप्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज ओन नोट। मतलब वो नोट में 4 दिन बाद फ्रेश है मेमोरी, वो नोट के कॉपी उसके पास था, क्योंकि वो ओरिजिनल शाहनवाज कमेटी 1956 में जमा हुआ था, तो मतलब कॉपी उनके पास था। फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे। दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे। देखिए नेताजी का जो अंत्येष्टि हुई है, जिसके बारे में बातचीत करके वो रो पड़ता था इंटरोगेशन में अपनी, वो 22 तारीख को हुई है।
बाद में 4-5 साल बाद उसने स्टैंड चेंज कर दिया कि 22 को नहीं हुई है, 20 को हुई है। क्यों? क्योंकि उसको बाद में मालूम चला कि बाबू 22 का कोई रिकॉर्ड नहीं निकल रहा वहाँ पे, तो उसने झूठी 20 तारीख की डेट उसने इन्वेंट कर दी बाद में। तो ये बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव है, मतलब अपना सुप्रीम कमांडर है, अपना सुप्रीम कमांडर है, देश का इतना बड़ा नेता, अपना मतलब जान जा रहा है उनका आपके सामने, लास्ट वर्ड्स इतना ड्रामेटिकली कोट कर रहा है कि देश जब जाओगे, वापस जाओगे, देशवासी को बताना कि इसके लिए मैंने अपना जान दे दिया, पर हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी और जरूर मिलेगी बिफोर लॉ। कब बोला था ये तो याद रहेगा। प्लेन क्रैश के इमीडिएटली बाद बोला था, या हॉस्पिटल में दम तोड़ते वक्त बोला था, या कब बोला था, वो भी उनको याद नहीं था। एक जगह पे इट्स नॉट अ जोक। और ये भी कहा जाता है कि वो जहाज के 2 टुकड़े हुए या 3 टुकड़े हुए, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, कहाँ गिरा, कितनी हाइट से जहाज गिरा, और अगर कुछ भी हाइट से जहाज गिरा, 100 फुट से भी गिरा, एक भी बंदे का बचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं कि अगर इसके ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर एक इंजन फेल हो जाए तो आप पत्थर जैसे गिरोगे। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट अगर एक इंजन चल रहा है तो वो घुमा के लैंड करा सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्विन एंड अ सिंगल इंजन। तो एक इंजन के फेल होने से जहाज ही क्रैश हो जाए, देयर आर टू मेनी डिस्क्रिपेंसीज इन दिस। पकड़ा, लेकिन आपको मैं हबीब का जो उसने एक्सप्लेन किया है, उसने कहा है कि प्लेन उड़ने के बाद वो एयरोड्रोम का चक्कर काटा उसने, और चक्कर काटने के बाद में वो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो एकदम से धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जहाज ऐसे वो की आवाज़ करके उसने नीचे गिरना शुरू किया, तो मेरे पैर ऐसे ऊपर हो गए, ऊपर से सामान मेरे ऊपर गिरना शुरू हो गया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन जो उसने दिया है वो अपना दिखाता है कि जहाज काफ़ी हाइट पे था, क्योंकि आपको पता है कि जहाज टेक ऑफ करने के बाद जब गोल घूमता है तो काफ़ी हाइट पे पहुंच जाता है। 1000 फीट के तो ऊपर है, 1000 फीट से नोज डाइव करे जहाज और 7-8 लोग बच जाएं, दैट आई मीन अनहर्ड इन द क्लाइम रेट है उस जहाज की, जो स्पेसिफिकेशन जिस जहाज की बात कर रहे हैं मित्सुबिशी काई 21 की, उसकी क्लाइम रेट मेरे ख्याल से 10 मिनट में 14-15 हज़ार फीट थी। तब वो काउंट करेंगे तो जहाज वो 8-10 हज़ार फुट तक पहुंच चुका था। तो वहां से वो गिरा नीचे, तो वो और लोग बच गए। फिर नहीं, मरे कौन? मरे वो लोग जो रशिया जा रहे थे, 2 पायलट बेचारे और वो जनरल चढ़े सुभाष चंद्र बोस। तो रशिया जाने वालों की मौत हो गई और बाकी सारे लोग छोटी छोटी चोटें लेकर के, हबीब की बहुत छोटी कम चोट लगी थी, वापस आ गए सुई देने के लिए। देखिए, हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम द नोन्स एंड देन वी वेंट टू द अननोन्स, और वेयर देयर आर डिस्क्रिपेंसीज एंड वी फाइंड कि जो एयर क्रैश की थ्योरी है साहब, इसमें काउंटलेस डिस्क्रिपेंसीज हैं। मतलब इट इज एनी रैशनल पर्सन वुड थ्रो इट आउट। सरकार ने खुद माना कोर्ट में, और सरकार ने, आप कह रहे हैं, खुद वो कोर्ट में मान लिया। अब लेट अस एज्यूम, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज आपने नई निकाली है, कर्नल टाडा और यशोदा का जो पिविटल रोल है डिसेप्शन प्लान बनाने में, नंबर 1 वो आप जैसे कुछ उसमें आपने लिखा है कि 3 टेलीग्राम्स या 4 टेलीग्राम्स उन्होंने वहां से भेजी, विच गिव अ क्लियर इंडिकेशन कि ये डिसेप्शन प्लान था। वो जरा थोड़ा एलैबोरेट कर। ये डिसेप्शन प्लान ऐसे ये पकड़ा गया टेलीग्राम्स, ये जापानीज टेलीग्राम्स था। इनको भेजने वाले थे काउंट तेराउची, जो जापान सादानामी का चीफ थे, और इनको भेजा गया था हिकारी कान, जो जापानीज लियाइजन एजेंसी थे, जापान सरकार और आजाद हिंद सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, प्राइमरीली इंटेलिजेंस के लोग थे ये लोग। पर वो नेताजी के साथ इतना जुड़ गए कि ये हिंदुस्तान का जो आजादी का लड़ाई है उनका भी इट बिकेम देयर बैटल। तो ये पूरा प्लानिंग वगैरह सब में नेताजी की मदद कर रहे थे। तो जब ये प्लेन क्रैश की खबर आई 22 अगस्त के बाद, सितंबर में कुछ टीम्स भेजे गए भारत सरकार की तरफ से। वहां तो दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे थे, माउंटबेटन की हेडक्वार्टर से, मैकर्थर की हेडक्वार्टर से, तो ये सारे चल रहे थे वहां पे। हमारे इंडिया से 2 टीम गए, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के, एक PES फिनी और एक WFM डेविस। तो फिनी गए साइगन और डेविस गए फिनी गए बैंकॉक और डेविस गए साइगन और ताइपे। तो साइगन में उनको कोई प्लेन क्रैश का रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, उनको बताया गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिया गया है। और ताइवान गए, आधा दिन के लिए गए, पर उसके लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं किया उन्होंने। क्या बात हुई, इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन, इट्स अ लोकेशन ऑफ क्राइम जैसे बोलते हैं,
तो वहां पे जाके वो छानबीन करके आके कोई फाइल नहीं करते रिपोर्ट, ऐसा हो सकता है? तो ये डेविस का था। फिनी को 4 टेलीग्राम्स मिल गए, जहां डेविस को कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ जला दिया गया है। फिनी को 4 बहुत नीटली अरेंज्ड 4 टेलीग्राम्स मिल जाते हैं तेराउची से हिकारी किकान को। एक पहला टेलीग्राम है 18 अगस्त, जो प्लेन क्रैश के दिन है। उस दिन तेराउची बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हिकारी किकान को कि इंडियन कम्युनिटी को बता दो, अच्छे से इन्फॉर्म कर दो कि सुभाष चंद्र बोस आज कल मतलब 17 तारीख शाम को 5 बजे प्लेन में चढ़ के टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं और वो 2-3 दिन में साइगन वापस आ जाएंगे। मतलब ये कौन सा पागलपन है? ऐसे वॉर टाइम में वॉर खत्म होने का कमांडर की मूवमेंट्स का बताना। पूरे दुनिया को पता है कि सुभाष चंद्र बोस को अलाइड आर्मी ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो मार देंगे, और ऐसे बता देंगे कि, और अमेरिकन फोर्सेस तब वहां पे पैसिफिक में वॉर जीत रहा है, जापान एंट्री कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में घेर दिया है। उस टाइम पे आप एडवर्टाइज करेंगे कि 5 बजे की फ्लाइट लेकर वो साइगन से टोक्यो गए हैं और टोक्यो से वापस आएंगे। इट शुड बी अंडर कवर, टॉप सीक्रेट। तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा, और ये साधारण आर्मी के चीफ भेज रहे हैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी को, ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरा था कि जब प्लेन क्रैश का स्टोरी इनके पास आया तो ये बोला, हिकारी किकान को फिर से इंस्ट्रक्ट किया कि आप इंडियन कम्युनिटी को बता दो, अच्छे से पब्लिसाइज करो, डोमेन न्यूज एजेंसी का जो रिपोर्ट आया है उसको अच्छे से पब्लिसाइज करो, ताकि सब लोगों को पता चले कि नेताजी की मौत हो गई है। और ये अपना फिर भी दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये है कि नेताजी का बॉडी टोक्यो ट्रांसफर कर दिया गया है 20 तारीख को। इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन उनको दिया किसने, और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब कि ये तो पहले के बनाए टेलीग्राम्स थे, और आप बड़ा ये फिनी ने पकड़ लिया कि ये तो डिसेप्शन प्लान में अगर करना होगा तो ऐसे ही करते। बाकी सारे कागज जल गए, ये 4 फाइल बज नीटली आपके लिए रखी हुई थी। लोगों को जानना समझना जरूरी है कि जैसे एक लोग बोलते हैं ना, जुमला देते हैं कि साहब कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, संजय गांधी जी की प्लेन क्रैश में डेथ होगी, माधवराव सिंधिया की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होगी। देखिए, संजय गांधी जी और माधवराव सिंधिया जी की डेथ हुई है हेलीकॉप्टर में, प्लेन क्रैश में, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। संजय गांधी की डेथ हुई, संजय गांधी एयरपोर्ट में है, लोगों ने आते देखा, तो क्लियर आई विटनेस अकाउंट उसके हैं। लोगों ने उनको चढ़ की फोटो भी है मेरे ख्याल से, वो जहाज में चढ़ते हुए, दोनों पायलट, छोटा जहाज था ये सफदरजंग एयरपोर्ट में, फिर वो जहाज ऊपर उड़ा, लोगों ने क्रैश होते देखा, बिकॉज वो ज़्यादा लंबा लूप लेता नहीं है, वो फ्लाइंग क्लब था। तो वो जहाज गिरा तो अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉडी रिकवर हुई है, और बॉडी पोस्टमार्टम वगैरह फोटो सब कुछ है, गवर्नमेंट के पास में होगी, मतलब बॉडी रिकवर हुई है। तो मैनर ऑफ डाउट, आप उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी मिल गई। नेताजी को जो बोला जाता है, नेताजी की कोई डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो आप साबित कैसे करोगे आदमी मर गया? डेथ सर्टिफिकेट किसी और के नाम का। अमेरिकन ने इनके बहुत हाईएस्ट लेवल पे इनके सीक्रेट कोड तोड़ लिए थे, इनके जापानियों के और दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बताइए। वो इसको मैजिक और क्या बोलते हैं, मैंने एनिग्मा और मैजिक और वो करके, कि जो सीक्रेट आपके जो मैसेज जर्मनी और जापान को भेजता था आपस में, या जापानी आपने आपको भेज रहे हैं, जो टॉप सीक्रेट मैसेज है, एनकोडिंग होती थी करके, उसको अमेरिका ने आई थिंक वर्ल्ड वॉर जीतने का अल्ट्रा और मैजिक बोलते हैं उसका, अल्ट्रा और मैजिक, हाँ अल्ट्रा दो हैं, एक जर्मनी के लिए अल्ट्रा, उसके लिए मैजिक बोलते हैं। तो वो इंटरसेप्ट, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जीती है एलाइड फोर्सेस का, जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जर्मन ये जो कोड ब्रेक उन्होंने कर दिया था, और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल टॉप सीक्रेट था, ये जाके आपके 1980 में निकलना शुरू हुआ था। और उसमें ये था कि जब नेताजी वो जर्मनी से सबमरीन में आए थे, इनको मालूम चल गया था, ऑस्ट्रेलियंस को मालूम था, हमने वहाँ से रिकॉर्ड देखे हैं, और अमेरिकन वगैरह को मालूम था, लेकिन उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। अगर वो कर देते तो जर्मनी को मालूम चल जाता कि इनको इन्होंने पकड़ लिया, और उनकी ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे वो अपना कोड बदली कर लेते वो, हाँ, तो उन्होंने कहा कि उनको अभी हिटलर को मारना है, उनके हिसाब से वो छोटी वो थ्रेट थी इस टाइम पे। तो इनके वहाँ पे जो हमने कई अच्छे इंटरसेप्शन वहाँ पे उनके कुछ हमारे हाथ लगे हैं, तो मैजिक केस के, तो उसमें एक निकला है, तो उसमें एक जापानीज जो एम्बेसडर है आपका बैंकॉक का, जो बैठा था, उसने जैसी उसको खबर मिली प्लेन क्रैश की, उसने बोला कि डेड बॉडी को संभाल के रखना, ये तो कोई बात मानेगा नहीं हमारी। तो ये बात कॉमन सेंस की बात है कि बॉडी को हर हालत में बचा के रखना है, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं मानेगा बिना डेड बॉडी के। लेकिन उसके होने के बावजूद उन लोगों ने फटाफट उस डेड बॉडी को फूंक दिया।
तो सुभाष बोस की डेथ का कभी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। बाद में अमेरिकन से पूछा गया इन्होंने एयर से एविडेंस, और वो भी सारा का सारा लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग। लेकिन आजकल होता क्या कि कई आदमी जैसे ऐसे बातें करते हैं, जैसे एक दो व्यक्ति हैं, जैसे आप देखेंगे ज़्यादा जो कांग्रेस से प्रभावित बहुत से लोग जो ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर में, फेसबुक में और जगह पे, तो बार बार वो सुगतो बोस एक का नाम लेते हैं कि साहब नेताजी के परिवार का आदमी है, बड़ी सी अंग्रेजी बोलता है, और वो हमें अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। हार्वर्ड में तो वो नेताजी की डेथ में से तो नहीं पढ़ाता ना, वो तो किसी वो और चीज़ का प्रोफेसर है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उसकी माँ और उसका बाप दोनों कांग्रेसी थे। वो उनके परिवार का जो कांग्रेस का धड़ा है उसके वो लीडर हैं। उनके बारे में उनकी सगी बुआ ने स्टेटमेंट दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि लोग पैसा खाया कांग्रेस पार्टी का। तो जिस इंसान की सगी बुआ ऐसी बातें बोले टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो और उसने हमें क्या बताया होगा, मैं क्या बताऊँ आपको मैम। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो नेताजी के परिवार में अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप उनकी स्टेटमेंट आप हमें सुना रहे हो बैठ करके। तो वो ऐसे बोलते हैं प्लेन क्रैश के बारे में जैसे कि वहाँ पे जब प्लेन क्रैश हुआ था तो ये आईफोन से रिकॉर्डिंग करने गया था वहाँ पे। भैया कोई प्रूफ नहीं है, ये सब मुंह से बोली बातें हैं। ये बेसिक जो सवाल आपके मन में आएगा तो आएगा ही। क्लास 12 का एक बच्चा से इनको ये फैक्ट्स बताइए, उसके दिमाग में भी ये सवाल आएगा। हबीबुर रहमान का नोट अभी मैंने जो जिक्र किया था, जो 22 तारीख को हॉस्पिटल में बैठ के लिख रहा है, उस नोट में वो लिख रहा है 20 तारीख को क्रिमेशन हो गया है नेताजी का, ठीक है ना। और तेराउची का 22 को लिखा है नोट कि 20 को लिखा, 22 को हुआ। तो ठीक है, नहीं तो बट तेराउची अगर लिख रहे हैं कि बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, बॉडी तो एयरपोर्ट तक भी नहीं ले गया था कॉफिन में डाल के, तो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन उनको रियल टाइम में कैसे क्वाइट क्लियर कि ये तीनों चारों टेलीग्राम पहले ड्राफ्ट किए गए थे, पार्ट ऑफ द डिसेप्शन प्लान, और वो बड़ी कन्वीनियंट फाइल में छोड़ दिया था कि अंग्रेजों को मिल जाए, ठीक है। और अंग्रेज भी यही कह रहे, वो पकड़ लिए। बट जो नई चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि जो मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द डिसेप्शन प्लान एंड द एस्केप प्लान, कर्नल टाडा कभी पकड़ा नहीं गया अंग्रेजों के हाथ, उसको किसी ने इंटरोगेट नहीं किया। वो तो सहाय ने जाके बाद में, सॉरी अय्यर ने जाके जब बाद में टोक्यो में उसको मिला तो उसने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है। अदरवाइज की विटनेस जो है इस सारे प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का, जो कि इंटरोगेशन अगर उनके हाथ लगता है इंटरोगेटर्स के तो वो निकाल ही लेते हैं। इसका एक मजेदार एस्पेक्ट है सर, आप सोचिएगा इसके बारे में कि अय्यर से मिला है 51 में, उसके आसपास ही उसकी डेथ हो गई, वो खत्म हो गया उसी टाइम पे। जैसे जापानियों की उम्र बड़ी लंबी होती है ऐसे नॉर्मली, पर ये सारे जितने फैक्टर, जैसे यशोदा तो मेरे ख्याल से 80 के दशक में जाके मरे हैं जो जनरल यशोदा थे। लेकिन ये सारे जितने लोग थे, वो जो डॉक्टर था जिसने इलाज किया वो तो 2008 में जाके डेथ हुई उसकी 100 साल की एज में जाकर के। सारों की उम्र बड़ी लंबी है। टाटा बेचारा पता नहीं क्या उसने पाप किया, उसकी वो 51 के अंदर ही उसको। अब देखिए, नोन्स टू अननोन, जहाज टेक ऑफ किया, दानांग में गया, वहां भी गेट अ क्लाउड, गड़बड़ शुरू हो रहा है नैरेटिव के अंदर। ताइवान में लैंड किया डेफिनेट, बिकॉज अपना हबीबुर रहमान उसमें बैठा था नेताजी के साथ, और वो उतरता है ताइवान के अंदर और पूरा नाटक वगैरह जो है वो वहां पे होता है। उसके बाद ध्येय था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट टू मंचूरिया एंड टू कॉन्टैक्ट द रशियन फोर्सेस ना। तो उसके बाद क्या हुआ हो सकता है, एक कि वही जहाज हबीबुर रहमान को उतार दिया, जो एसेंशियल विटनेस बनने थे एयर क्रैश के वो वहां छोड़ दिए, वो ड्रामा करने के लिए एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द काउंट तेराउची, ठीक है। या वही जहाज नेताजी और जनरल शेडेई को लेके चला गया मांचूरिया रिफ्यूलिंग के बाद, क्रैश तो नाटक था, या कोई दूसरा जहाज उन्होंने लिया और वो चले गए। एक तीसरी अटकल लग के बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि जापानीज के पास मलया में एक जर्मन यू बोट सबमरीन स्क्वाड्रन था पेनांग मलया में, जिसमें कि कोई 43 यू बोट्स थी, और उनमें कुछ इटालियन बोट्स थी सबमरीन्स। जब इटली ने सबसे पहले सरेंडर किया था तब वो जर्मनी ने अपने गिरफ्त में ले ली थी, और उनको ये पूरे स्क्वाड्रन को लगाया था ईस्ट एशिया में कि ये जो एलाइड शिपिंग जो यहां चल रही है उसको टारगेट करो। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है एक इटालियन सबमरीन के बारे में। लड़ाई खत्म हो गई 15 अगस्त 1945। 30 अगस्त 1945 को ये जो सबमरीन है ये सी ऑफ जापान में सरफेस करती है।
30 अगस्त है, 30 अगस्त, 15 अगस्त को लड़ाई खत्म हो गई। 30 अगस्त को ये सबमरीन सरफेस करती है, कहां पे? सी ऑफ जापान में, और एक अमेरिकन रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट आता है, ये उस पर फायर खोल के उसको गर्क कर देती है। बड़ी अजीब बात है, लड़ाई सब जानते थे खत्म हो गई है, ठीक है। तब ये सबमरीन बोट एक तो सी ऑफ जापान में वन क्या कर रही थी, दूसरा अगर उसको एक स्पॉट कर लिया अमेरिकन रिकॉनेसांस प्लेन में तो उसको शूट डाउन करने की क्या इतनी जरूरत थी उसको? व्हाट वाज ही ट्राइंग टू हाइड? अटकल कई रिसर्चर्स लगा रहे हैं साहब कि बोस जो थे वो ताइपे से, फार्मोसा से, या तो वही जहाज पकड़ के या दूसरा जहाज पकड़ के पहले तो गए टोक्यो, ठीक है। वहां से जो कवाबे पोर्ट है वहां से वो इस इटालियन सबमरीन I-105 जिसको कि आप जापानीज चालक चला रहे थे उसके साथ बैठे और वो सी ऑफ जापान में जहां सरफेस किए तो ये जो वारदात हुई, और उसके बाद कहते हैं उन्होंने एक ट्रॉलर में ट्रांसफर किया और साइबेरिया पहुंच के वो रशियंस के साथ मिल गए। जैसा सर कि पॉसिबिलिटीज तो कई था। सारे हैं, जैसे आप बता रहे हैं पॉसिबिलिटीज कई सारे हैं, बट हमें वेट करना पड़ेगा कि इसका कोरोबोरेटिंग एविडेंस जो मिलिट्री इंटेलिजेंस फाइल से मिलेगा। एक पॉसिबिलिटी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आया था प्रीतम सिंह जो थे आईएनए के काफी सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि ये सिंगापुर से निकलने से कुछ हफ्ते पहले नेताजी ने उनसे लैंड रूट हनोई होते हुए मंचूरिया जाने की, उस डायरेक्शन में जाने की लैंड रूट की मैप्स मंगवाए थे। तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तो क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं है अभी, मतलब एग्जैक्टली कौन से रूट से वहां से निकले, हमें इतना पता है वहां से वो निकल गए। कैसे एग्जैक्टली किस रूट से किस मोड पे गए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सारे इंटेलिजेंस फाइल जो अभी भी बंद रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल, हम रशिया पहुंच गए, आप लोगों का पूरा चैप्टर है रशिया के ऊपर, क्या हुआ रशिया में, क्या हुआ? यानुज बताएगा आपको रशिया क्या हुआ? रशिया, पहली बात तो सवाल ये उठता है कि रशिया में होने का सबूत क्या आपके पास में? तो सबूत डायरेक्टली इसमें बेसिकली दो कैटेगरी में सर आता है। पहला तो ये कि बहुत से ऐसे लोग जिनके झूठ बोलने का कोई मोटिव नहीं है, चाहे वो एक फॉर्मर रूसी फौज का कोई अफसर हो, उसका स्टेटमेंट हो, उसने दिया हो कि भारतीयों को यहाँ वहाँ, जनरल कलस्निकोव ने दिया, ठीक है, अब एक वो है, या फिर हिंदू सरकार नाम के एक व्यक्ति थे, एक वो भारत सरकार के मुलाजिम थे, मतलब BHEL में काम करते थे, तो उन्होंने एक मुखर्जी कमीशन में गवाही दी ऑन ओथ पा करके। तो उन्होंने बताया कि 1962-63 में मैं रशिया में, मैं इंजीनियर था, तो मेरी पोस्टिंग सोवियत रशिया में हुई। वहाँ जाके मुझे कोई एक जर्मन ज्यू मिला वहाँ पे, और उसने बात करते उसको पता लगा मैं भारतीय हूँ, तो उसको मुझसे अच्छी खुल के बात करने लगा, और बाद में उसने मुझे चुपचाप से बोला किसी को बताना मत, लेकिन एक मुझे बात आपको बतानी है कि यहाँ पे मैं सुभाष चंद्र बोस को मिला था जर्मनी में साल 1941 में, या पहले की बात उसने करा, कहता मैं उनको दोबारा यहाँ पे किसी साइबेरिया में किसी रीजन में उनको मिला था, उसने नाम दिया वहाँ पे कि वहाँ पे साइबेरिया के अंदर मेरी उनसे बातचीत हुई है, मुझे मिले हैं, और मैंने उनसे पूछा भी आप कब जाएंगे भारत, कहते मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी भारत जाऊँगा। तो ये बात उसने इसको बताई। अब ये हिंदू सरकार जी ने क्या किया कि उसको उसने मना किया था कि ये पब्लिकली मत जो, ये इसके पेट में हजम नहीं हुआ। इसने फिर हिंदू सरकार ने बोला कि मैंने जाकर के ये बात भारत के जो एम्बेसी है वहाँ जाके किसी फर्स्ट सेक्रेटरी को बोल दिया, और उसने मेरे को हड़का दिया, कहता कि तू यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया कि तू यहाँ पे जासूसी करने के लिए आया, अपना क्यों उसमें ना घुसेड़ रहा पॉलिटिक्स के अंदर। कहता मुझे वहाँ से एकदम से उन्होंने निकाल के बाहर मारा, और मैं उसके बाद इतना घबरा गया कि ज़िंदगी भर मैंने मुँह खोला नहीं। अब जाके 99 में जब मुखर्जी कमीशन बना है तो लोगों ने मुझे परसुएट किया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अमेरिका चले गए, तो मैं बोल रहा हूँ। तो उसने कमीशन में गवाही दी, और कमीशन ने बोला कि ये आदमी की ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड का मतलब ये कि आप उसको लेके आप, ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बात भी सोचने वाली कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा। मैं भी उससे मिला हूँ, तो मुझे अब तो नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई आदमी अमीर आदमी है, बड़े घर में रहता है, बच्चे उसके अमेरिका में नौकरी करते, क्या बुढ़ापे में कौन, व्हाट इज ही टू गेन? तो उसके अलावा आप इसको छोड़ दिए, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो बहुत क्रेडिबल अकाउंट हैं। हाँ, उसके अलावा आपका वहाँ पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। एक तो अंग्रेजों ने ही जब पूरी नेताजी की डेथ की इंक्वायरी करी, तो इनको बाद में इनको इंटेलिजेंस के इनपुट मिले कि सुभाष बोस रूस के अंदर है, और वो इनपुट आने में एक इनपुट उनके जो आ रहे थे, वो जो रूस के ही जो डिप्लोमेटिक लोग थे, जो उनके एम्बेसडर थे काबुल में, या उनका कॉन्सुलेट जनरल तेहरान मेहरान में थे,
वहाँ से मिल रहा था। तो उनको रूस से ही इंटेलिजेंस मिल रही थी कि सुभाष बोस रूस के अंदर है। फिर एक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके CIA से रिकॉर्ड हमने अमेरिका में डिक्लासीफाई करवाया सूचना के अधिकार में। हमने अप्रोच किया, भारत सरकार करने को राजी थी नहीं, तो हम लोगों ने अप्रोच किया। तो वहाँ पे हमको एक रिकॉर्ड हाथ लगा जो CIA का, ये 1949 के आखिर का या 50 की शुरुआत का, मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उसमें भी ये उन्होंने लिखा है कि यहाँ भारत में चर्चा है हाईएस्ट लेवल पे कि सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया से या भारत आने वाले हैं और ऐसे बात हुई है करके। तो ऑब्वियसली वो ऐसी छोटी मोटी बात CIA आपको पता है, मतलब वो हेरसे पे तो नहीं जाते, CIA और छोटे रूमर्स नहीं ट्रांसमिट नहीं करते वो हाँ। छोटे, आपको पता है CIA के जो जासूस होते हैं या फिर जो एजेंट होते हैं वो छोटे मोटे नहीं होते। मतलब मोहल्ले में कोई कुछ बोल दिया उसको उठा के CIA अपने हेडक्वार्टर्स में वो नहीं करेगा। की प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम है कि वो हमारे पास फाइनेंसेस कम होते हैं, तो हम तो किसी माली वाली को हायर करते हैं कि IB वाले की माली बोल जासूसी करके बता मुझे क्या है, लेकिन CIA को अगर जासूसी करवानी है तो कंपनी के मालिक को पकड़ लेगा, क्योंकि उनका पैसा फेंकने के लिए बहुत है। और दूसरा है कि अगर वो किसी को ये बोल दें कि तुम्हारे खानदान को अमेरिका में हम सेट करा देंगे, यहाँ तो आदमी अपनी आत्मा बेच देगा उनको, यहाँ तो कोई बोलेगा। तो CIA के पास पता लगाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, तो इस तरह से वहाँ से निकल के आ रहा है। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज से ये खबरें निकल रही है। लेकिन आप मुझे या कोई लोग पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर नेताजी जो रशिया में है ये प्रूव हो गया। वेल, प्रूव हो गया नहीं भी हो गया, कहानी है कि हम जब कहते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो हम अपने डॉजिए बना बना के देते हैं पाकिस्तान को इंटेलिजेंस की, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसी को अपने कोर्ट में ले जाती है। और वहाँ पे कोर्ट वही जो हमारे कोर्ट था अंग्रेजों का बनाया हुआ, तो कोर्ट में प्रूव करना, वो फिक्शन बोलते हैं, एविडेंस एक्ट उनका भी वही सेम है, ब्रिटिश जमाने का, सेम अंग्रेजों के जमाने का, दोनों को दोनों उन्होंने बना के दिया था हमारे को। तो प्रॉब्लम वो आ रही है कि एविडेंस एक्ट के हिसाब से आप इसको प्रूव नहीं कर सकते इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को। बड़ा इंटरेस्टिंग एक और भी वारदात है, मूडी होम मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली, होम मिनिस्टर, होम मेंबर जिसे कहा जाता था उस टाइम पे, उसकी चिट्ठी में बड़ा एक अच्छा सेंटेंस है, लेट हिम बी वेयर ही इज, मतलब आई थिंक इट स्पीक्स, एंड डोंट आस्क फॉर हिम बैक, कोई जेल भारतवर्ष में उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, तो जहां पे है वहीं पे रहने दें। सर उसमें और मोटा मोटा ये भी एक ट्रेंड बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप जैसे इसने जिक्र किया कि नेताजी ने रशियन एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी थी करके, या उनके बारे में जो रशियंस ने प्राइवेटली बोला है या अदरवाइज बातें बोली हैं, और उसके अलावा और अलग अलग जो लोगों ने दावे किए हैं, उन सब में एक कॉमन थ्रेड निकल के आ रहा है कि नेताजी ने रूस से अजालम मांगा था और उनको अजालम दे दिया गया। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो और जनरल कलाशनिकोव ने तो यहां तक बोल दिया, वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी को भी, कि 1946 में सोवियत संघ की सरकार फैसला कर रही थी कि बोस का क्या किया जाए। उसने कहा कि मैंने जो GRU जो मिलिट्री आर्काइव है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, हम लोग GRU हम लोग KGB के पीछे पड़े हुए थे। KGB तो छोड़िए, GRU तो उसका ही बाप है, GRU किसी के कैटेगरी में नहीं आता। तो उसने बोला कि मैं GRU आर्काइव में गया था, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आर्काइव है, और MI के आर्काइव में मैंने ये नोट देखा, उसमें कि स्टालिन और उनका विदेश मंत्री मोलोटोव और ये सब डिस्कशन कर रहे थे सुभाष बोस के मरने के बहुत महीनों बाद कि इसके साथ क्या करें। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ आपको कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बैठे थे। 1946 के जुलाई 20 को लुई फिशर नाम के बहुत जाने माने अमेरिकन पत्रकार जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला था, जिन्होंने, वो गांधी जी से मिलते हैं और वो गांधी जी पे जीवनी लिखी उन्होंने। उसी जीवनी पे वो फिल्म बनी है हमारी रिचर्ड एटनबरो की गांधी, जिसको हमने फंड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड फिल्म है, वो प्रोपागेंडा फिल्म है, वो हमारा पैसा लगा उसके अंदर। तो ये वो लुई फिशर है, और लुई फिशर भारत के दोस्त थे, उनको सभी चीज़ों के बारे में मालूम था। तो वो क्या कर रहे थे कि गांधी जी का मतलब कुछ, गांधी जी अगर अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं अमेरिका में डिसीजन मेकर के पास में, तो लुई फिशर वाज वन ऑफ द जरिया कि उसका बोल दिया। तो लुई फिशर 20 जुलाई 1946 को नेताजी के मरने के ऑलमोस्ट साल के बाद मिलता है वर्धा में। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, रिकॉर्ड पर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं, कहानी खत्म हो गई, फिशर साहब चले गए वापस। फिशर साहब जाकर के मर गए। बाद में उनके मरने के बाद में उनके घर वालों ने कागज पत्रा घर में जो था उठा करके वहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में डाल दिया। तो 90 के दशक में किसी ने वो जब खोल के देखा, और बाद में अब हम लोगों ने जाकर के उनको चिट्ठी लिखी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के आर्काइव को, इसने लिखी थी, तो वहाँ से भी हमको सवाल आया। तो जब आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जब उनके लुई फिशर साहब के कागज खोल के देखते हैं, तो पहली चीज़ निकली वहाँ पे चिट्ठी। वो चिट्ठी लिखने वाली थी खुर्शीद नौरोजी, जो गांधी जी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, जो उनकी इंटेलिजेंस सीक्रेसी वाले काम करती थी, और ये दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर थी। ये भी बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर है। अभी उसके ऊपर किताब आई थी, तो BBC में खबर आई उनके बारे में, तो वो छोटी मोटी लेडी नहीं थी। तो खुर्शीद नौरोजी ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, उस गांधी जी के बिहाफ पे फिशर को चिट्ठी लिखी और उसे कुछ एक्सप्लेन किया, और उसमें एक पैराग्राफ है, आप सुनेंगे तो आप उसका मतलब समझेंगे और लोगों से अच्छा।
तो उसमें एक पैराग्राफ उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो भारतीय फौज है उसमें जो अब टेम्परामेंट है वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। आज का बिल्कुल इनका हिसाब किताब बदल गया, ये लोग प्रो रेवोल्यूशन है और ये लोग प्रो रशिया हैं, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज़ किया, प्रो रेवोल्यूशन टाइप है। और ये बाद में ये लिख दिया, और ये चिट्ठी कब की है, 22 जुलाई 1946 की, सुभाष बोस के मरने के 1 साल के बाद में। और वो एक लाइन उसमें डाल दी कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस की मदद से वापस भारत आ जाते हैं तो गांधी जी इस देश को नहीं समझा पाएंगे। तो सुभाष बोस के मरने के एक समझा नहीं पाएंगे, नहीं वो हिंदी में बोला तो बोला मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी रिपोर्ट आपको इंटेलिजेंस की और जगह से मिल रही, वो अलग है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद लुई फिशर को इन्होंने इन्फॉर्मेशन फीड करी कि अगर ये वापस रशिया से आ गया तो हम सब मारे जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद लुई फिशर साहब ने क्या काम किया, वो रशिया गए इंक्वायरी करने के लिए, वहाँ भी कागज हमको मिले, वहाँ जाकर के उन्होंने इंक्वायरी करी सुभाष बोस के बारे में रशिया मॉस्को में। तो एक नोट उनका मिला है जिन्होंने लिखा है कि जो मैंने इटालियन एम्बेसडर कुरोनी से बातचीत की, जिस कुरोनी ने सुभाष बोस की मदद की थी काबुल से निकलने में उस टाइम पे, हाँ, तो वो कुरोनी उस टाइम पे वो काउंट ऑरलैंडो बन के निकला। हाँ जी, वो 46 में वही कुरोनी जो था वो इटली का एम्बेसडर बन गया था मॉस्को के अंदर। और बाद में अभी कुछ साल पहले उसका लड़का हमारे एम्बेसडर था इटली का, यहाँ पर वो बहुत बड़ी फैमिली है, वो कुरोनी बाद में मंत्री बना है वहाँ पे। तो ये कुरोनी, और ये सब नेताजी के सपोर्टर थे, तो कुरोनी से जाके मिला ये लुई फिशर, उसमें लिखा है चिट्ठी में उसने, मतलब एक नोट जो उसने नोट बना के रखा है जो हमारे हाथ लगा है। जब आप बात कर रहे हैं उस इंसान की जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, तो उनके लिए कोई जूनियर ब्यूरोक्रेट कैजुअल चिट्ठी नहीं भेजना चाहिए। नोट वर्बल पे नहीं काम चलेगा, उनके लिए नॉन पेपर से काम नहीं के बारे चलेगा। में कोई इंफॉर्मेशन भारत के अंदर अगर चाहिए, बहुत टॉप लेवल का कोई आदमी यूएस से चिट्ठी लिखेंगे, वहां पे कोई जूनियर अंडर सेक्रेटरी या कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चिट्ठी नहीं लिखेंगे। अगर लिखते हैं तो कैजुअली ट्रीट किया जाएगा, खास करके अगर कंट्रोवर्शियल मैटर हो तो। ये हेड ऑफ द स्टेट, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनको ये बात उठाना चाहिए वहां के राष्ट्रप्रधान जो है उनके साथ, क्योंकि बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो रही है, बात बहुत संजीदा है, बहुत सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल है। तो ऐसे कैजुअल चिट्ठियां मिड लेवल ब्यूरोक्रेट के बीच नहीं होता। तो देखिए साहब, बहरहाल ये निष्कर्ष ये निकलता है कि वी नीड टू नाउ फाइनली ब्रिंग दिस क्लेश टू अ कंक्लूजन। हमको क्लोजर देना होगा टू दिस लॉन्ग पेंडिंग कंट्रोवर्सी, और ये क्लोजर तभी मिलेगा जबकि हमारी सरकार एट द हाईएस्ट लेवल वो रशिया को अप्रोच करे, क्योंकि वहां पे ही इसका तोड़ है। फ्रांस के पास भी मैंने सुना है कुछ हैं, क्योंकि ज्यादातर लास्ट का एक्शन साइगोन में हुआ, हानोई में हुआ, ये सब फ्रैंकोफोन साउथ ईस्ट एशिया था उस वक्त, वहां पे भी हमको हाईएस्ट लेवल पे अप्रोच करना पड़ेगा हमको। और सारा ये सिलसिला स्टार्ट होता है जबकि हमारी सरकार एक्सेप्ट करती है मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट को, जो कि क्लियर कट, जो कि मौके पे गई थी और उसने कहा था कि साहब ये है। देखिए, हमें उम्मीद है कि ये जरूर हो जाएगा। ये सरकार को कोई वजूहात नहीं है जो कि नेहरू सरकार को थी, जो उनके पर्सनल स्टेक्स थे इस होल कंट्रोवर्सी के अंदर, वो बैगेज इस सरकार के पास नहीं है। और उम्मीद इसलिए है सर, और इसीलिए उम्मीद है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुशी की बात यह है कि मोदी जी ने नेताजी का जो स्टैचू है वो, मैं समझता हूं एक इतिहास में बड़ा सुकून मिला है हम सबको कि हिज 28 फुट का 80 टन का स्टैचू आज वहां है जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। और इसमें मैं एक और निवेदन करूंगा, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल विद मी, कि मिलकर हम सब निवेदन करेंगे कि जैसे नेताजी का स्टैचू राज्यपथ नाव कर्तव्य पथ पे ला दिया गया है, हम जो एक आजाद हिंद फौज का मेमोरियल, वॉर मेमोरियल उन 26,000 शहीदों के लिए बनाएं जिनके नाम पे ये गाली है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। 26,000 जो मर गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी पत्नियां विधवा हो गई, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को खो बैठे। आप ये अगर जब गाना गाते हैं बिना खड़क बिना ढाल, तो ये तो बड़ी चुभने वाली बात है उन परिवारों के लिए जिनके लोगों ने अपना सब कुछ अपने देश को आजाद कराने के लिए लुटा दिया। अब हमें किसका भय है?
अंग्रेज चले 75 साल हो गए, 75 साल के बाद भी अगर हम वॉर मेमोरियल नहीं बना पाए हैं तो वी नीड टू लुक विद इन, देयर इज समथिंग सीरियसली एमिस। जय भारत, जय हिंद।